वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक की बात करेंगे। प्रत्यास्थता हमने कर दिया है। अब हम बात करते हैं फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड वर्ड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, गैस और द्रव दोनों, लेकिन ज्यादातर हम लोग फ्लूइड में द्रव को ही कंसीडर कर लेते हैं, आसानी से समझ में आती है। ठीक है, जो चीज प्रवाहित हो, बहे, उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, गैस भी बहती है, हवा बहती कि नहीं बहती, और पानी भी बहता है। तो हम लोग फ्लूइड इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं। हिंदी में द्रव्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। द्रव्य दाब या द्रव दाब भी कह सकते हो। द्रव्य दाब एक्चुअल में हमारा यहां ज्यादा सेंस किससे रहेगा? द्रव दाब से। किससे रहेगा? द्रव, यानी फ्लूइड प्रेशर। इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड जरूर समझ लें, फ्लूइड प्रेशर, ये चैप्टर का नाम है। अब हम इसमें सबसे पहली जो बात करेंगे वो दाब संबंधी बात करेंगे। दाब होता क्या है? सबसे पहला आर्टिकल क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? दाब। दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? प्रेशर। क्या कहते हैं भैया? प्रेशर। देखो, दाब होता है यदि किसी वस्तु पर एकांक क्षेत्रफल पर कोई बल कार्य करे तो उसे हम क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। तो परिभाषा तो पहले लिख लो, लिखिए, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगे बल, अभिलंबवत लगे बल को दाब कहते हैं। सूत्र होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये तो सूत्र हो गया दाब का। इंग्लिश में लिखना है तो प्रेशर को P, फोर्स को A, एरिया मतलब फोर्स को F, एरिया को A लिखते हैं। अब बात आती, सूत्र हो जाएगा तो हम बात करेंगे मात्रक पे। किस पे बात करेंगे? देखिए, एक तो सूत्र से देखकर लिख रहे हैं हम लोग, न्यूटन बटे मीटर वर्ग। ध्यान रखिएगा, बल का क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर वर्ग। या अन्य मात्रक या एसआई मात्रक अगर कोई पूछे, एसआई मात्रक तो पास्कल है। वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर पास्कल। क्या कहेंगे भाई जी? पीए से दर्शाते हैं। 1 पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। अन्य कुछ मात्रक हैं, वो भी जान लो। जैसे एक होता है वायुमंडलीय दाब। क्या होता है? हाँ, वायुमंडलीय दाब। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, एक वायुमंडलीय दाब अगर कभी सवाल में दिया हो तो उसे हमें बदलना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हम गुणा किससे करेंगे? 1.01 10⁵ से। और ज्यादा कभी कभी सरल करने के लिए हम लोग 0.01 हटा देते हैं, सीधा 1 × 10⁵ ले लेते हैं। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन आसान करने। और अन्य मात्रक देखिए, और अन्य मात्रक देखो। एक मात्रक होता है बार। क्या होता है? बर्नौली से बनेगा। एक अन्य मात्रक होता है टार। ये एक साइंटिस्ट थे, टॉरिसेली, उनके नाम पर है। तो ये सब मात्रक हैं, आगे यूज करूंगा मैं। विमा और जान लो इसकी, विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र। दाब का विमीय सूत्र देखो, बल बटे क्षेत्रफल है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT/2। और क्षेत्रफल का L2। L से L कैंसिल हो जाएगा, mL−T−2। नोट कर लो इसको। देखो, अब हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्रूविंग टाइप का है, कि गुरुत्व का प्रभाव दाब पर कैसे पड़ता है, ग्रेविटी का, स्मॉल जी का। ये यूं कहें, द्रव की गहराई में उतरो तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी बात करते हैं।
तो इसके लिए हम एक आपके सामने द्रव ले रहे हैं। मान लीजिए कोई द्रव है या पानी है, ठीक है। इसमें हम गहराई जाने पर देखेंगे दाब पे क्या कोई असर पड़ता है क्या। तो सुनिए, हमने एक बिंदु ले लिया यहां पर, कहीं एक बिंदु ले लिया यहां, देखो ध्यान देना जरा, ये बिंदु मान लो x मान लो और इस बिंदु को y मान लो। हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच पे, ये मान लो इसके बीच की जो दूरी है या गहराई है वो h है। कितनी है? h है। तो दाब में क्या असर पड़ेगा? तो हमने एक काल्पनिक सिलेंडर मान लिया यहां पर, बेलन, मतलब सिलेंडर माने एक बेलन की कल्पना कर ली, द्रव से बना हुआ। तो ये पूरे बेलन के अंदर द्रव है कि नहीं है बताओ। इस द्रव का जो गुरुत्व केंद्र होगा, ध्यान रखना, वो बीचों बीच होगा सेंटर पर। तो पूरे द्रव का जो भार काम करेगा mg, वो सेंटर से नीचे की तरफ काम करेगा। बोलो, इस वाले पृष्ठ पर जो दाब काम करेगा उसको हम P1 कहते हैं, और जो इस पृष्ठ पर दाब काम करेगा उसको P2 कहते हैं। पृष्ठ के क्षेत्रफल को हमने A नाम दे दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। अब हम बात करते हैं कि देखें बिंदु x के लिए, किसके लिए? बिंदु x पर दाब P1 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा बताओ। बिंदु x पर दाब P1 है कि नहीं बताओ। और दाब का सूत्र होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो जब दाब यहां P1 है तो बल को F1 कह दो। तो F1 बराबर क्या निकला देखो, P1 इंटू A। ये बल नीचे की ओर काम करेगा। किस दिशा में काम करेगा? इसकी दिशा होगी नीचे की ओर। एक एक पॉइंट को समझना जरा। एक बात, यही बात हम लोग नीचे हिस्से पे आते हैं। बिंदु y पर देखो, अगर हम इसी तरह बिंदु y पर बात करें तो जो F2 होगा उसको हम कहेंगे P2 है, नहीं कहेंगे। और ये किधर काम करेगा? ऊपर की तरफ। इसकी दिशा कैसी होगी? ऊपर की ओर। अच्छा, इस बेलन पे एक और बल लगा है, वो भार mg है, वो नीचे की ओर लग रहा है, भार mg। और ये किस तरफ काम कर रहा है? नीचे की ओर। साम्य अवस्था पर, साम्य माने संतुलन पर। संतुलन अगर है, बैलेंसिंग है, तो कुल परिणाम बल होता है 0। कितना होता है भाई? द्रव बह तो रहा नहीं, हमने रुका हुआ माना है द्रव। कैसा माना है? अगर द्रव रुका हुआ है तो हम कहेंगे संतुलन पर। संतुलन तब होगा ना जब ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर हो जाए नीचे की ओर लगने वाला बल। तो हम कहेंगे ऊपर की दिशा में लगा बल बराबर नीचे की दिशा में लगा बल। ये दोनों बल हो गए। जो ऊपर की तरफ बल लगा था वो देखो कौन सा था? P2A था देखो। और नीचे की तरफ जो लगा था वो P1A, और क्या था देखो? भार। और क्या था? mg था कि नहीं था बताओ। इस P1A को इधर पक्षांतर कर दो, P2A माइनस P1A बराबर mg। अच्छा, तुमने सुना द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है? सबने सुना है। अच्छा, बेलन के आयतन का सूत्र पता किसी को? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या पाई आर स्क्वायर h। आधार भाई कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम बस पाई आर स्क्वायर ना लिख के उसको a लिख दिए, तो a इंटू एच वही है पाई आर स्क्वायर h। तो यहां पर m के स्थान पे देखो ये रखेंगे, a कॉमन ले लो, तो P2 माइनस P1 बाहर a कॉमन ले लो, तो a h रो g। देखो ध्यान देना प्लीज, a से दोनों पक्षों में कट गया, तो दाबांतर कितना आया जरा देखो, h रो g आया, a तो कट चुका है देखो।
एच रो जी, यानी कि गहराई में जाने में दाब बढ़ गया। और कितना बढ़ गया? एच रो जी। जितनी ज्यादा गहराई में जाओगे उतना ज्यादा दाब बढ़ेगा, जितना ज्यादा घनत्व होगा द्रव का उतना ज्यादा दाब बढ़ेगा, और गुरुत्व का भी प्रभाव पड़ेगा। देखो जी, यदि हम मान लें कि पहला वाला बिंदु एकदम सतह पर है, P1 को कहां मान लें? इस जगह टॉप पर। P1 को कहां मान लें? टॉप पर। तो फिर P1 का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई पानी उसके ऊपर है ही नहीं, सतह पे ही आ गया सीधा खाली जगह पे। और P2 को फिर हम P2 ना कह के P कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं? तो हम कहेंगे यदि X बिंदु सतह पर हो, कहां हो? हाँ, यदि बिंदु X द्रव की सतह पर ले लें, द्रव की सतह पर हो तथा P2 बराबर मान लें हम P, क्या मान लें उसका नाम? P, ऐसा मान लिया। जब ये सतह पर होगा तो P1 क्या होगा? 0। P1 क्या होगा? सतह होने पर P1 0। अब इसमें P1 0 और P2 को P रख दो, तो सूत्र बन के क्या बना? P बराबर एच रो जी। कुछ पुस्तकों में इसमें घनत्व को G की जगह, रो की जगह D लिया जाता है, तो P बराबर एच डी जी लिखा मिलेगा। देखो ध्यान देना, अगर घनत्व को रो मानोगे तो सूत्र क्या बना? एच रो जी, और अगर D मानो घनत्व को तो एच डी जी। तो यहां से हम एक बात पता चली हमको कि P जो होता है गहराई पर निर्भर करता है, P जो होता है घनत्व पर निर्भर करता है, और P जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। नोट करें इसको। अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। देखिए, आपने सुना होगा एक वर्ड यूरेका, सुना किसी ने? यूरेका सुना कि नहीं सुना है? यूरेका, यूरेका फोर्ब से कंपनी भी है, उसके वाटर प्यूरिफायर आते हैं, वैक्यूम क्लीनर आते हैं, ठीक है। यूरेका वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का है, जिसका मतलब आई गॉट इट या आई फाइंड इट। देखो, आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट हैं, काफी पुराने जमाने की बात है, तो इनके राजा ने इनको एक टास्क दिया था। एक्चुअल में राजा ने एक मुकुट बनवाया था एक सुनार से। बेईमान तब भी हुआ करते होंगे, सीधी सी बात है, बेईमान हमेशा से हैं। सुनार ने मुकुट तो बहुत सुंदर बनाया, लेकिन गोल्ड कम सिल्वर ज्यादा यूज किया उसमें, और लेकिन जो राजा को पर्चा दिया उसमें सिल्वर ज्यादा करके वो सिल्वर कम कर दी, गोल्ड ज्यादा बढ़ा लिया। राजा को शक हुआ इसने बेईमानी तो की है, लेकिन इतना सुंदर बना था मुकुट कि उसको तोड़ने की इच्छा नहीं हुई। वो ये जानना चाहता था कि वास्तविकता क्या है, और ये टूटे भी ना, टूट के बनाते तो बन जाता कितना क्या है अपने आप। तो ये काम आर्किमिडीज को मिला कि पता करो इसमें कितना सोना है और कितनी चांदी है, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। अब आर्किमिडीज टेंशन में छुट्टी ले लिए इन्होंने 2-4 दिन की कि भाई सोचेंगे। कहा जाता है एक बार ये नहाने गए, बाथ टब था, पूरा पानी भरा था, उसमें जैसे ही उतरे तो पानी बाहर आ गया। उससे इनके मन में कॉन्सेप्ट आया अचानक, जिसको हम लोग सापेक्षता सिद्धांत या सापेक्ष घनत्व कहते हैं। उसी के आधार पे इन्होंने फिर ये चीज सॉल्व की, लेकिन उनके दिमाग में जैसे आया तो इतने खुश हो गए कि वैसे ही भाग खड़े हुए राजा की तरफ, दरबार की तरफ। नहाने की पोजीशन में सोचो, अंडरवियर में दौड़ते जा रहे हैं, पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, ये चिल्ला रहे हैं यूरेका यूरेका, कुत्ते भौंक रहे हैं भौं भौं। कहने का मतलब इतना खुश हो गए। तो वो सिद्धांत ही हम यहां बताने वाले हैं आर्किमिडीज का। क्या है सिद्धांत, सुनना जरा। आर्किमिडीज ने कहा था यदि कोई वस्तु आंशिक रूप से डूबी हो द्रव में या पूरी तरह डूबी हो, तो वो उतना द्रव विस्थापित कर देगी, द्रव का उतना आयतन विस्थापित करेगी जितना उसका हिस्सा उसमें डूबा होगा। एक छोटा उदाहरण बताते हैं। मान लो 5 लीटर का कोई डब्बा ले लो, लंबा लंबा प्लास्टिक का, और एक टब एकदम पूरा भरो लबालब, नीचे एक बड़ी सी परात रख लो, और वो 5 लीटर वाला जो है जब आधा डुबो दोगे तो जो पानी बाहर आया होगा वो 2.5 लीटर होगा अपने आप। अगर पूरा डुबो दोगे 5 लीटर बाहर निकाल देगा। जितना उसका आकार है, आयतन है, उतने ही आयतन के बराबर द्रव वो
विस्थापित करेगा या निकालेगा। ये उनके मन में कॉन्सेप्ट आया। उसी आधार पे मुकुट के बराबर उन्होंने सोने का एक भार रखा, मुकुट के बराबर ही चांदी का रखा, दोनों डुबो दिया, पानी की मात्रा जो बाहर है उससे उन्होंने एक अनुपात निकाला, अनुपात से बता दिया इतने % सोना और इतने % चांदी। तो हेडिंग ये पड़ी है। अब इसमें लिखिएगा, यदि कोई वस्तु द्रव में आंशिक रूप से या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वह अपने डूबे हुए भाग के बराबर आयतन का द्रव विस्थापित करती है। यहीं पर होता है प्लवन का सिद्धांत या तैरने का सिद्धांत, वो भी साथ में समझ लो। प्लवन का सिद्धांत या तैरने का सिद्धांत। मतलब कोई चीज कब तैरती है और कब डूब जाती है, मैं उस पर बात कर दूं लगे हाथ। देखो 3 परिस्थिति होंगी। मान लो ये द्रव है, यहां तक भरा है, इसमें कोई चीज एकदम डूबी हुई है, देखो इतनी। कोई चीज बिल्कुल है डूब गई है, मतलब डूबी हुई, देखो ये डूबी हुई तैर रही है और डूब के एकदम नीचे चली जाए, एक हिस्सा ये हुआ। एक तरीका होगा थोड़ी डूबी रहे थोड़ी ऊपर निकली रहे। देखो ऐसे भी तो कोई चीज हो सकती है। देखो कार्क वगैरह ऐसे ही तैरती हैं, कार्क या स्पंज या बॉल वगैरह। तो देखो 3 परिस्थिति आती, ध्यान रखें। पहली परिस्थिति, अगर द्रव का जो हटाया गया आयतन है या भार है वो कम हो और सॉलिड का भार ज्यादा हो। देखो ये एस फॉर सॉलिड जो वस्तु है, ये वस्तु लिख दो तो ऐसे ठीक है। और जो द्रव विस्थापित हो उसका भार कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। यानी वस्तु का भार ज्यादा हो और जो हटाए गए द्रव का भार है वो कम हो तो वस्तु क्या करेगी, डूब जाएगी। और अगर वस्तु का जो भार है उतना ही द्रव अगर वो हटा रही है तो डूबी हुई तैरेगी। लेकिन अगर वस्तु के भार से ज्यादा द्रव वो स्थापित कर ले, देखो द्रव का मात्रा ज्यादा कर दे तो फिर वो हल्की फुल्की डूबी और बाद बाकी तैरेगी। जहाज के साथ यही तो होता है। जहाज खोखला होता है, वो बड़े साइज का होता है, तो वो साइज के हिसाब से पानी काटता है तो डूबता नहीं है, तैर ऊपर ही उचका रहता है ज्यादातर। ठीक है, लोहे की जरा सी कील डारो, उतना पानी नहीं काट पाई, डूब जाती। यही प्रश्न आता है ना छोटी कक्षा में कि लोहे की कील क्यों डूब जाती जबकि बड़ा सा जहाज लोहे का तैरता रहता है। ठीक है, कारण क्या है कि लोहे का जहाज अपने भार से ज्यादा वाटर डिस्प्लेस कर देता है, काट देता है, इसलिए तैरता रहता है। क्लियर बात है? तो ये प्लवन का सिद्धांत है। इसकी 3 परिस्थितियां हैं, मैं एक एक परिस्थिति पे बात करता हूं। सबसे पहले हम कहेंगे यदि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से कम है, तो
वस्तु डूब जाएगी। ऐसे समझ लो, बहुत सरल जीवन से समझ लो, अगर तुमने कमाया जितना उससे ज्यादा तुमने भार लाद लिया अपने ऊपर, यानी खर्चा, तो जिंदगी डूब जाएगी कि नहीं बताओ? कर्जे में, कर्जे में डूबे रहोगे हमेशा। अब दूसरा स्टेप, यदि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर है, वस्तु के भार के बराबर है, तो वस्तु डूबी हुई तैरेगी, डूबी हुई तैरेगी। तीसरा नियम, तीनों डायग्राम बनाने तुम्हें। यदि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक है, तो वस्तु आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी, रूप से डूबकर तैरेगी। ये सब नोट कर लो भाई। देखिए अब हम बात करते हैं पास्कल के नियम पे। पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर है। पास्कल ने कहा था कि अगर कोई द्रव बंद है चारों तरफ से, किसी चीज में, बर्तन वगैरह में इनक्लोज्ड है, यानी बंधा हुआ है, तो उसमें अगर किसी एक जगह पे आप दाब बढ़ाइए या लगाइए दाब, तो वो दाब पूरे द्रव में डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित हो जाएगा। मतलब क्या है इसका समझना जरा, मैं एक डायग्राम से समझाना चाहता हूं, जरा देखो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे चार जगह मैंने इसमें पिस्टन लगा दिए। क्या लगा दिए? पिस्टन। एक पिस्टन ये लगा दो, पिस्टन मतलब एक प्रेशर लगा के ढक्कन जैसा होता है। एक पिस्टन इधर बना दिया, एक पिस्टन इधर बना दिया, ऐसे ये ढक्कन है और इसमें ये ऊपर से ताकत लगाने के लिए। इससे द्रव बाहर नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। और ये ढक्कन नीचे अंदर की तरफ खिसक सकता है। और देखो इस तरह से चार पिस्टन लगा दिए मैंने, ए बी सी डी। हमने इस पे एक प्रेशर पी लगाया अंदर की तरफ। पूरे में द्रव भरा है, पूरे में क्या भरा है? एक लिक्विड भरा है कोई। देखो समझना भाई, इसमें पूरे में द्रव भरा है। हमने यहां से प्रेशर पी लगाया, देखो, और इन तीन जगह पे नाप के देखा तो इस पे भी प्रेशर मिला, लेकिन बाहर की तरफ उतना ही प्रेशर तीनों जगह मिला। इससे क्या सिद्ध हुआ कि एक जगह जितना दाब लगाया वो पूरे द्रव में चला जाता है। ऑब्जर्वेशन तीन जगह की तो तीन जगह मिला, 10 जगह करते तो 10 जगह बराबर मिलता। ऐसे क्लोज बर्तन है ये इस तरह का। यहां दाब लगाओ और यहां सब जगह अगर नापो तो बराबर बढ़ा हुआ दाब मिलेगा तुम्हें। ठीक है, यही पास्कल ने कहा था। तो पास्कल के नियम के अनुसार है क्या, आप कथन लिख रहा हूं, सुनिए। लिखेंगे पास्कल के अनुसार यदि किसी बंद बर्तन में, बर्तन हो सकता, बैलून में भी कर सकते हो, मंजन ले लो तुम, टूथपेस्ट फुल भराओ एकदम और चार जगह छेद कर दो और एक जगह दबाओ तो चारों जगह से मंजन निकलेगा बराबर बराबर। ठीक है, इसका मतलब बराबर द्रव पहुंचता है। तो यदि किसी बंद बर्तन में भरे द्रव पर
द्रव पर दाब लगाया जाए तो यह दाब संपूर्ण बर्तन में वितरित हो जाता है। जिसे हम एक बर्तन में 4 पिस्टन ABCD लगाकर समझ सकते हैं। मतलब इससे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहेंगे यदि पिस्टन A पर दाब P अंदर की ओर लगाएं तो समान दाब P अन्य पिस्टन BCD पर पहुंचेगा। मतलब जितना तुमने लगाया उतना तीनों पे पहुंचेगा। ठीक है, नोट कर लो, यही पास्कल का नियम।